हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ आपको ग्रेविटेशन चैप्टर की। फर्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से फार्मूलाज कौन कौन से टॉपिक्स में से आपने ऑन द टिप्स याद रखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेविटेशन के अंडर देखो, पहले केपलर्स लॉ आपने लर्न करने हैं। केपलर्स तीनों लॉ जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, प्रॉपर उनके फॉर्मुलेशन जो है वो लर्न करनी है और प्रूफ्स भी लर्न करने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने इसके फार्मूलाज याद करने हैं। नेक्स्ट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये वाला फार्मूला याद करोगे आप। उसके बाद आपने जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव एंड बिलो द सरफेस, इसके लिए अबव द सरफेस आपने ये याद करना है और बिलो द सरफेस आपने ये फार्मूला याद करना है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हो गए। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका आप ये वाला फार्मूला लर्न करोगे। ठीक है, ये वाले फार्मूले के बाद एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। एस्केप वेलोसिटी में आपने v का फॉर्मूला भी याद करना है। ठीक है, जो ये v की एस्टिमेटेड निकलती है वो भी आपने याद करनी है कितनी निकलती है। ठीक है जी, आफ्टर दैट आपका अर्थ सैटेलाइट आती है। अर्थ सैटेलाइट में आपने ये k वाला फॉर्मूला लर्न करना है, जहाँ पे k की वैल्यू आप 4π² GME डाल के पुट करके निकालते हो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने करना है और इसका आपने ये अप्रॉक्सीमेट टाइम भी याद करना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी निकलती है जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो। रेडियस ऑफ द अर्थ आपने लर्न करना है, रेडियस ऑफ द मून आपको लर्न करना है। जो फिक्स क्वांटिटीज़ हैं वो आपको लर्न करनी ही होगी। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास है एनर्जी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लर्न कर लो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी लर्न कर लो, फिर टोटल एनर्जी लर्न कर लो। ठीक है, यहाँ तक ये सारे टॉपिक्स के फॉर्मूला आपके टिप्स पे होने चाहिए। और ये फार्मूलाज़ की एक समरी में भी आपको सारे फार्मूलाज़ बताए हुए हैं। अगर आप समरी वेल प्रिपेयर्ड कर लेते हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपकी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की फ़िक्स वैल्यूज़ आपको साथ में दी हुई हैं कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं। सो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल में आपको यूनिट्स लिखने कंपलसरी है। आप कहीं भी यूनिट्स अगर नहीं मेंशन करोगे ये वाले तो इनके मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल समझा रही हूँ केपलर्स लॉ के बेस्ड। ठीक है, तो केपलर लॉ के बेस आप कैसे न्यूमेरिकल करोगे। पहले तो स्टेटमेंट आपको जब भी आए, तो स्टेटमेंट अगर आपको ऐसी आए तो आपने पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है। क्या क्या वो बोल रहे हैं अंडरलाइन करो। एक बार नहीं समझ आ रहा 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट स्टेटमेंट के अंदर ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो पहले कह रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑन अर्थ इज़ 7 आवर। इसको अंडरलाइन कर लो, 7 आवर दिया हुआ है। इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज़ इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। कहते हैं 2 टाइम्स उसको इंक्रीज़ करा है। ठीक है, जो उसका सेपरेशन है अर्थ टू सैटेलाइट वो इंक्रीज़ सेकेंड टाइम उसको डबल कर दिया है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि सेकेंड टाइम जो रेडियस था वो डबल ऑफ द प्रीवियस वन था। ठीक है, R2 जो है वो डबल ऑफ R1 है, प्रीवियस वन। अब टाइम पीरियड हमने T2 निकालना है, न्यू टाइम जो आया है। पहले केपलर्स लॉ देखो, टाइम और सेपरेशन के बीच बता रहे हैं तो टाइम सेपरेशन वाला थर्ड लॉ लगेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने यही क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये देखो वन डिपेंडेंट ऑन अदर था। यहाँ पे उन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ वन इज़ 2 टाइम्स बिटवीन द प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू के ये डायरेक्ट देखो प्रोपोर्शनल चल रहे हैं ना, मीन्स उससे कि आपका R2 जो है R1 पे डिपेंड हो रहा है, तो इसलिए हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है जिसके अंदर R2 नीचे वाला ऊपर वाले R1 के साथ कट डाउन होएगा। ठीक है जी, टाइम पीरियड गिवन है, दूसरे वाले का T2 लिख लिया, ये R1 था, ये 2R1 था। तो यहाँ पे मैंने इनको सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया T²/49 इज इक्वल्स टू 8। इसका रेसिप्रोकल करा है। ठीक है, R1 क्यूब से R1 क्यूब कट गया, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 7 का 49। तो ये रेसिप्रोकल करने से T²/49 और ये 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज़ इसी तरह करनी है कि जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आपने वही वैल्यू को देख के आपने लिखना है। अब कह रहे हैं जैसे ये है, सपोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इनवर्सली टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस। अब कह रहे हैं वो वेरी कर रही है, किस तरह वेरी कर रही है, n पावर ऑफ डिस्टेंस, मतलब आपका जो डिस्टेंस r है उसकी पावर n। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द सन।
अब कह रहे हैं इसमें टाइम पीरियड आपने निकालना है कि कितना टाइम पीरियड आएगा। पहले देखो, पहले मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करी है और वो सैटेलाइट आपकी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, मतलब कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होएगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी जो उसकी रेवोल्यूशन अक्कर कराने के लिए हेल्पफुल होएगी, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपकी सैटेलाइट जो है या कोई भी आपका प्लैनेट है एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो मूव करेगा अराउंड द सन, कोई भी प्लैनेट है वो मूव करेगा अराउंड द सन, तो मूवमेंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूरी होएगी। आपने पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लिख देना mv²/r, ठीक है। v उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। उसके बाद आपने ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया gmm/r² होना था। अब r² नहीं है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द पावर ऑफ n ऑफ डिस्टेंस। पावर ऑफ n किसका? डिस्टेंस का पावर n है, ठीक है जी। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं, इनको इक्वेट करके मेरे पास v की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब v की वैल्यू आ गई, मैंने निकालना था टाइम पीरियड। t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन v, v इज इक्वल्स टू d/t होता है ना, तो वहाँ से t निकाल लूँगी डिस्टेंस अपॉन v। डिस्टेंस अब देखो रेवोल्यूटरी पाथ है आपका, ठीक है, रेवोल्यूशन वो ले रहा है तो वो 2πr आएगा सर्कमफ्रेंस अपॉन v। तो ये वैल्यूज़ डाल के आपका यहाँ पे टाइम पीरियड निकल आएगा। अब देखो इतने न्यूमेरिकल्स आपको टफ वाले नहीं आएंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज्ड आएंगे जिसमें आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। अब कह रही है जैसे ये प्रॉब्लम 1.21 है, इसमें देखो उन्होंने बोला है हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस बाय 36%। वो 36% से रिड्यूस हो रही है सरफेस वाली। उन्होंने बोला है एट व्हाट हाइट, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कितनी हाइट ले कि जहाँ पे जी की वैल्यू 36 टाइम्स कम हो जाए फ्रॉम द वैल्यू ऑन द सरफेस, सरफेस की वैल्यू से वो कम हो जाए। रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है, ठीक है। पहले मैं हाइट h बोलूँगी, वो वाली हाइट जहाँ पे जो सरफेस है 36% उसकी कम हो रही है जी, मतलब 64% सरफेस पे रह रही है, ठीक है, 36% ऊपर जाके कम हो रही है, नीचे कितनी रहेगी 100 में से माइनस कर लो। अब g' मैंने ली है ऑन द सरफेस, वो आ गई 64/100 ऑफ g वैल्यू, ठीक है, जितनी उसकी सरफेस पे है, ठीक है। अब कह रहे हैं सच दैट द लार्ज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी अकर एट वेरी लार्ज हाइट। कहते हैं जो इसमें चेंज होना है वो लार्ज हाइट में चेंज होना है, उसमें लार्ज डिक्रीज होना है वैल्यू ऑफ जी में। वैल्यू ऑफ जी कम होती है ऑन द लार्जर हाइट्स, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने जी को g' की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इसके साथ ये g' की वैल्यू ऊपर वाली लिख दी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से हाइट आ गई आपकी, ठीक है। तो सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब जैसे देखो ये एस्केप वेलोसिटी का न्यूमेरिकल है, उन्होंने बोला है विद व्हाट वेलोसिटी शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं कितनी वेलोसिटी से हम एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर से फेंके, मतलब ऊपर उसको फेंक दिया जाए या ऊपर उसको छोड़ दिया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, सो दैट इट हाइट अबव द सरफेस बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि इतना ऊपर छोड़ें कि जो उसकी हाइट है सरफेस से वो उसके रेडियस के इक्वल हो जाए। मीन्स वो क्या कह रहे हैं, h इज इक्वल्स टू r कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें उन्होंने बोला u वेलोसिटी है, स्पीड है उसकी जब बॉडी को थ्रोन किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब कह रहे हैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस। काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि आपने उसको वेलोसिटी से फेंकना है, मतलब उसको एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, जिसके अकॉर्डिंग आपका एक जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h, ठीक है। ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल होएगी? वो वाली एनर्जी जो आपकी एट हाइट h होनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h लिख दिया r प्लस h, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से r प्लस h, h इज इक्वल्स टू r था वो 2r हो गया, तो यहाँ से 2r
और ये वाला माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, ये देखो ये माइनस था इधर जाके प्लस फॉर्म हो गई। तो ये एलसीएम लेके 2r करके ये आपका ये आ गया। तो ये जो वैल्यू थी ये आपकी वैल्यू थी g की और r की, mgr, ठीक है। u इज इक्वल्स टू रूट ऑफ mgr। तो ये आपकी वेलोसिटी होएगी जिससे आपकी जो सरफेस से हाइट होएगी वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी। आगे आपका टॉपिक है वेटलेसनेस। द वेट ऑफ द बॉडी इज अ फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कहते हैं वेट क्या होता है, एक फोर्स होती है। आपको पता है वेट फोर्स होता है, ये 9th में भी आपने पढ़ा कि वेट एक फोर्स होती है जिसके अकॉर्डिंग आपका पूरा मास जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। अब कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कहते हैं जब एक बॉडी स्टेशनरी हो, मतलब रेस्ट पोजिशन पे हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, देन इट्स वेट इक्वल्स टू द ग्रेविटी, ठीक है। तब उसका वेट ग्रेविटी के इक्वल हो जाता है। और जो ये वेट होता है उसको एक्चुअल वेट या ट्रू वेट बोलते हैं, ठीक है। अब वेटलेसनेस होता क्या है, एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, एक वेट में चेंज आना व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, जब वो ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल करे और उसके वेट में जो लॉस हो वो आपका वेटलेसनेस होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स में होता है, व्हेन बॉडीज आर एट नल पॉइंट इन आउटर स्पेस, एक नल पॉइंट होता है आउटर स्पेस में, वहाँ पे जाके हो जाती है। तो वहाँ पे जो आपकी कंडीशन होती है बॉडीज़ की वो वेटलेसनेस कंडीशन होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट्स फ्रीली फॉल अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर फ्रीली फॉल करते हैं। व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो वो भी वेटलेसनेस शो करती हैं। तो एज़ पर आपने एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं करनी है, आपको सिंपल एक डेफिनेशन आएगी और सिचुएशंस बोलेंगे तो सिचुएशंस में आपने सिंपल ये सिचुएशंस बता देनी है, ठीक है। कुछ नहीं होता है, एपरेंट वेट जो होता है वो जो है कम होता है जब आपकी बॉडी फ्रीली फॉल करती है अंडर द ग्रेविटी।